अरे बेटा, कितने दिनों के लिए आया है? कम से कम 1 महीने तो रहेगा ना। आज 2 साल बाद आया है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। विदेश जाकर अपने माता पिता को भूल ही गया। निर्मला जी ने अपने बेटे सुमित से कहा, माँ, अब काम ही इतना होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। नाश्ते के समय दोपहर का खाना खाता हूँ और फिर सीधा रात को खाना। पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो गई। बेटा तो अब अपनी शादी का कुछ सोचा है? उम्र तो हो गई है और कितनी देर करेगा? सुमित के पापा अनिल जी ने कहा। पापा, दरअसल इसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। मतलब? जरा साफ साफ बोल बेटा, निर्मला जी ने कहा। पापा, एफबी पर एक लड़की से मिला और वो दिल्ली की रहने वाली है, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और कल वो अपने परिवार के साथ यहाँ आ रही है, सुमित ने कहा। निर्मला जी ने पूछा, ये एफबी क्या होती है भला, और वहाँ से लड़की कैसे मिलती है भला? क्या वहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को देख भी लेते हैं? तभी अनिल जी बोले, तू तो यहाँ शादी के लिए आया था बस, और हम बेवकूफ़ समझ रहे थे कि तू हमसे मिलने आया है। पर बेटा, एक बात तो बता, आजकल ऑनलाइन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं कैसे कैसे स्कैम चलते रहते हैं, और तू बस ऑनलाइन पर भरोसा करके सीधा शादी करने चला आया। पर ये सब है क्या भला? जरा मुझे भी तो बताइए ना, निर्मला जी ने फिर से पूछा। अरे निर्मला, ये फोन पर एक दूसरे से बिना मिले बातें करते हैं, और जो उन्होंने लिखा होता है वही देखकर सुमित जैसे लोग फंस जाते हैं। बेटा, तू इतने सालों से बाहर रहकर भी दुनियादारी समझ नहीं पाया, अनिल जी ने कहा। पापा, मैंने सब पता कर लिया है। आरती और उसका परिवार बहुत ही अच्छे हैं, और कल प्लीज आप दोनों उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। मैं अभी जाता हूँ, उनके लिए होटल का इंतजाम करना है, क्योंकि दिल्ली से वो यहाँ आएंगे बनारस, तो कम से कम कुछ दिन तो रहेंगे। इससे हमें उन्हें और भी अच्छी तरह जानने का मौका मिलेगा, सुमित ने कहा। उसके बाद आरती आ जाती है, और उसके घर वाले और आरती दोनों ही अनिल जी और निर्मला जी को अच्छे लगते हैं, और उनका चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद सुमित कहता है, पापा, अब मैं और आरती दिल्ली में ही शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। तभी अनिल जी बोले, पर बेटा, तुम्हारी विदेश की नौकरी, वहाँ का क्या होगा? पापा, मुझे दिल्ली में भी अच्छी नौकरी मिल गई है, तो अब मैं वही नौकरी करूँगा। सुमित का इतना कहते ही निर्मला जी कहती है, अच्छा है, कम से कम अब हम जब चाहें अपने बेटे से मिल तो सकेंगे, वरना इतनी दूर चला गया था कि मिलने के लिए आंखें तरस जाती थी। मेरी बहू के कदम बड़े ही शुभ हैं, इसके आते ही मुझे मेरा बेटा भी मिल गया। उसके बाद सुमित दिल्ली में आरती के साथ रहने लगता है। कुछ महीने बाद अनिल जी सुमित को फोन पर कहते हैं, बेटा, पहले तुम हमें विदेश में रहकर भी दिन में 1 बार तो फोन कर ही लेता था, पर अब तू यहाँ रहकर भी 3-4 दिन में फोन नहीं करता। हम तुझे फोन नहीं करते क्योंकि पता नहीं तू कब बिजी रहेगा, पर तेरे फोन का इंतजार तो करते हैं बेटा। और बहू भी हमें कॉल नहीं करती। ओफो पापा, हमारे पास आप लोगों को कॉल करने के अलावा और भी बहुत काम होते हैं। दिन भर थके हारे होते हैं, आप लोगों की तरह फालतू में नहीं बैठे रहते। इसे फोन लगाया, उससे बात कर लिया, यूं ही पूरा दिन निकाल दिया, सुमित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम तुझे कॉल करने को ही तो कह रहे हैं बेटा। तू तो जानता है मैं अब रिटायर्ड हूँ, फिर भी तुझसे कभी हमारे खर्चे के लिए पैसे नहीं मांगता। जो वृद्धा पेंशन हमें मिलता है उसी से अपना काम चला रहे हैं, अनिल जी ने अपने बेटे से कहा। पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप खर्चा ना मांगकर हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। पेंशन पर है तो इसी पर रहिए। मैं कोई करोड़ों रुपए नहीं कमाता जो आप लोगों को बांटता फिरूं। यहाँ मेरे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और आप अपनी ही सुना रहे हैं। अब फोन रखिए, मुझे बहुत काम है। ये कहकर सुमित फोन रख देता है। अनिल जी बेटे की बातें सुनकर उदास हो जाते हैं और उन्हें निर्मला जी कहती है, सुनिए जी, उसकी बातों का बुरा मत मानिए आप। वो इतने महंगे शहर में रहता है तो उसके बहुत खर्चे होंगे। हम तो यहाँ आराम से रह रहे हैं, पर निर्मला, हम भी बूढ़े हो गए हैं तो उसका सहारा हमें भी तो चाहिए ना। कहाँ उसे हमें अपने पास रखना चाहिए और कहाँ वो हमें एक तरफ कर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गया।
चलो जैसा उसे ठीक लगे, अनिल जी ने नम आंखों से कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और निर्मला जी बीमार पड़ गई। उन्होंने ऐसी खाट पकड़ी फिर कभी ना उठी। उनके इलाज में अनिल जी की सारी जमा पूंजी भी चली गई। कितनी बार अनिल जी ने सुमित को पैसों के लिए कहा, पर उसने सीधा मना कर दिया। इधर निर्मला जी गुजरी, उधर अनिल जी ने भी अपना मन कठोर बना लिया, क्योंकि बेटा बहू माँ के अंतिम संस्कार में भी बार बार बुलाने पर भी नहीं आए। फिर उसके बाद अनिल जी ने ना तो कभी सुमित को कॉल किया और ना ही सुमित उन्हें कॉल करता था, और अपने पापा को जैसे बिल्कुल भूल ही गया था, कभी उनकी सुध ही नहीं लेता। एक दिन सुमित आरती से कहता है, आरती पापा फोन नहीं करते, कहीं मर तो नहीं गए? अरे मर गए होंगे तो वो घर बेचना पड़ेगा ना, वैसे भी उसके पास उस घर के सिवा है भी क्या। मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार बनारस चले क्या, पर कहीं पापा ने हमें घर में आने नहीं दिया तो। मम्मी के अंतिम संस्कार में भी हम लोग नहीं गए थे, अब जाकर क्या कहेंगे उनसे, आरती ने कहा। अरे अपनी तबीयत का बहाना बना दूंगा, पर इस डर से वो घर तो हाथ से नहीं जाने दे सकता ना। पता है गंगा के किनारे होने से उस घर की कीमत कितनी है। अगर उसको हमने बेच दिया तो यहाँ एक बड़ा फ्लैट ले सकते हैं, सुमित ने कहा। सुमित और आरती दोनों बनारस जाने की योजना बना ही रहे थे कि अचानक उसके घर के दरवाजे की बेल बजी। जब आरती ने दरवाजा खोला तो देखा अनिल जी अपना बैग लिए खड़े हैं। उन्हें देखकर आरती चौंकते हुए बोली, पापा आप? इतने में सुमित पीछे से आकर कहता है, अरे पापा आप यूं अचानक, खबर भी नहीं किया? क्या खबर करता बेटा, तुमने तो हमारी खबर लेनी ही छोड़ दी। इसीलिए सोचा मैं खुद ही तेरी खबर लेने आ जाता हूँ बेटा, अब मैं अकेला नहीं रह सकता। पहले तो तेरी माँ थी, इसीलिए सोचा इससे पहले अनिल जी अपनी बात खत्म करते सुमित तुरंत कहता है, हाँ हाँ ठीक है पापा, आप यहाँ आराम से रहिए, आइए अंदर चलिए। आरती सुमित को एक इशारा कर किनारे आने को कहती है और फिर वो सुमित से कहती है, अब क्या सच में ये बूढ़ा हमारे साथ रहेगा? मैं कह देती हूँ मुझसे इस बूढ़े की सेवा नहीं होगी। सुमित बोला, अरे समझो आरती बात को, अभी हम उनके पास जाने वाले थे और अब यही यहाँ आ गए। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना कि अब उनसे बनारस वाला घर अपने नाम करवा लेंगे, क्योंकि ये अभी मजबूर और बेसहारा है तो इनका पूरा फायदा उठाएंगे। तुम घर के सारे काम इससे करवाना और बदले में 2 रोटी खिला देना, बस। इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू, सुमित ने बड़ी चतुराई से कहा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इनसे घर का काम लेना है, पर ये वो घर हमारे नाम ना करना चाहे तो? आरती ने पूछा। तभी सुमित बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे कहकर कागजात पर साइन करवाऊंगा? अरे इनके लिए मेरे पास प्लान है, तुम बस जैसा मैं कह रहा हूँ करते जाना। उसके बाद आरती पूरी तरह तैयार हो जाती है अनिल जी को काम पर लगाने के लिए। एक दिन आरती अनिल जी से कहती है, पापा जी यूँ खाली बैठे रहने से नहीं चलेगा, रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, वो जाकर आप धो दीजिए और उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। पर बहू मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं इतना काम कैसे करूँगा? तभी आरती गुस्से से बोली, अरे आपके खर्चे उठाने के लिए ही आपके बेटे ने रामू की छुट्टी कर दी ताकि उस खर्च से आपका खर्चा चला सके, और यहाँ आपके नखरे खत्म ही नहीं होते। देखिए पापा जी, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, यहाँ रहना है तो घर के काम भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है बहू, तो मैं काम करने जाता हूँ। उसके बाद अनिल जी सारे घर का काम खत्म करके आते हैं। एक रोज अनिल जी घर में झाड़ू लगा रहे थे कि तभी सुमित वहां से गुजरा, जिससे झाड़ू से इकट्ठी की गई धूल उसके कपड़ों पर लग गई। इस पर अनिल जी से माफी मांगने की जगह उन पर सुमित भड़क उठा और कहने लगा, पापा घर में नरक मचा रखा है आपने, ऑफिस के लिए निकल रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जाइए कपड़ा लाकर मेरे जूते साफ कीजिए, पता नहीं कब ये आफत मेरे सिर से टलेगी। अनिल जी दौड़कर कपड़ा लाते हैं और सुमित उनके घुटनों पर अपने जूते रख देता है। ये देखकर अनिल जी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगे, ऐसे बच्चों से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है। सुमित के ऑफिस जाने के बाद आरती कहती है, पापा जी आज पोछे के बाद पूरे घर की डस्टिंग भी कर देना, मुझे घर का कोना कोना चमकता दिखना चाहिए। पर बहू
झाड़ू पोछा करने में ही काफ़ी देर हो जाएगी और मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि इतने सारे काम एक ही दिन में कर सकूं। कुछ तो रहम करो इस बूढ़े पर। सुबह से काम में लगा हुआ हूँ, भूख भी लग गई है, चाय बिस्किट ही खाया था बस। तभी आरती बोली, तो कहना क्या चाहते हैं पापा जी आप? अरे शुक्र मनाइए, हम रहने और खाने को दे रहे हैं, वरना सड़क पर इतने ठाट कहाँ से मिल पाते, कहीं भीख मांग रहे होते। चलिए बहुत समय खराब कर दिया, अब आपने जो कहा है वो करिए। आरती ये कहकर वहाँ से चली गई। अनिल जी सब काम निपटाकर जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो आरती उन्हें कोई ना कोई काम दे देती है। अनिल जी की ना तो नींद पूरी होती, ना ही आराम नसीब होता। उन्हें तो खाना भी भरपेट नहीं मिलता। एक दिन अनिल जी को सुमित कहता है, पापा अब आप यहीं रहते हैं तो बनारस वाले घर का देखभाल भी नहीं हो पाता, तो क्यों ना उस घर को बेच देते हैं ताकि हम यहाँ बड़ा सा फ्लैट लेकर एक साथ रह सके आराम से। वो बेटा मैं यहाँ आने के बाद घर के कामों में इतना उलझ गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना ही भूल गया। वो तुम्हारे नाना ने कुछ पैसे तुम्हारे माँ के नाम पर फिक्स करे थे, जिसका नॉमिनी उन्होंने मुझे रखा था। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, इसीलिए वो पैसे बनारस वाले घर की मरम्मत में लगाना चाहता हूँ, पर ये कागजी कार्रवाई मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि उन पैसों को तुम्हें ही सौंप देता हूँ ताकि उसकी जिम्मेदारी तुम ही ले सको। अनिल जी ने अपने बेटे सुमित और बहू आरती से कहा। ये सुनकर तो सुमित और आरती के मन में लड्डू फूटने लगे। कहाँ उन्होंने सिर्फ बनारस वाले घर के बारे में सोचा था और कहाँ उन्हें ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं। फिर सुमित ने पूछा, कितने पैसे हैं पापा? यही कोई 10-15 लाख, अनिल जी ने कहा। ठीक है, क्या करना है बता दीजिएगा, कहाँ जाना है कल ही चलेंगे। सुमित ये कहकर अपने कमरे में चहकता हुआ जाता है। पीछे पीछे आरती भी चली जाती है। तो इस पर सुमित आरती से कहता है, अरे आरती, हम तो समझ रहे थे ये बूढ़ा हमारे सिर का बोझ है, पर ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकला। सुनो, अब इनसे बदतमीजी से बात मत करना जब तक ये पैसे और घर हमारे नाम ना कर दे, फिर फेंक देंगे इन्हें घर से बाहर। उसके बाद से अनिल जी के तो आराम ही आराम हो गए। उन्हें समय पर खाना मिलता। पहले जहाँ इतना काम करवाया जाता था, वहीं अब एक गिलास पानी तक उन्हें उठाकर पीना नहीं पड़ता। अब उनकी कोई इच्छा उनके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अनिल जी सुबह सुबह अपना बैग लेकर कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे कि तभी सुमित और आरती उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप पापा जी? आप तो कह रहे थे कल मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे, वो तो अभी तक नहीं आई। सुमित के ये पूछने पर अनिल जी कहते हैं, बेटा कौन से पैसे? कोई पैसा होगा तभी तो आएगा ना। क्या मतलब पापा आपका? सुमित ने आश्चर्य से पूछा। बेटा वो क्या है ना, पैसे तो मेरे पास है, और उस दिन जो पैसे तुमने मेरे अकाउंट में देखा वो मेरे ही पैसे थे। तेरे नाना की कोई डिपॉजिट नहीं थी। वो तो बस मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना था और देखना था कि तुम लोग अभी भी ऐसे हो या बदल गए हो, इसीलिए यहाँ आया था। पर जब देखा तुम लोगों का मुझ पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है तो मुझे वो तरकीब लगानी पड़ी। अनिल जी ने कहा, कैसी तरकीब पापा, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुमित ने हैरानी से पूछा। जो बेटा अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं पूछता था, वो भी तब जब वो मरण सैया पर पड़े पड़े तुझे पुकारती रही, उसे देखने तक तू नहीं आया। ऐसी औलाद के लिए मैं क्या पैसे और क्या घर रखूंगा? कभी हमारी कोई परवाह नहीं की तुमने, तो उसके पास मैं रहने के लिए क्यों आऊंगा? दरअसल हमारा घर फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ महीनों के लिए दिया गया है, इसीलिए मुझे रहने के लिए एक जगह का इंतजाम करना था। हालांकि मुझे काफ़ी पैसे दिए थे फिल्म वालों ने, पर मैं उन पैसों से एक घर यहाँ दिल्ली में लेना चाहता था। तो मेरे यहाँ आने से 2 काम हो गए। एक, कुछ दिनों तक यहाँ मुफ्त में रहने को मिल गया, और दूसरा यहाँ एक घर भी लेना था, वो भी ले लिया। ये नाना की एफडी वगैरह तो बस तुम लोगों से सेवा कराने की एक चाल थी मेरी। पहले इसीलिए तुम लोगों का अत्याचार झेलता रहा, क्योंकि मुझे ये देखना था कि तुम लोग कितना नीचे गिर सकते हो, और तुमने इतना नीचे गिरकर दिखा दिया जहाँ से उठना अब नामुमकिन है। उस दिन मैंने तुम दोनों की पूरी योजना सुन ली थी,
और तभी मैंने ये योजना बनाई थी। अब मैं चला अपने घर बनारस। और हाँ, जिन पैसों का घमंड तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को है ना, अब मैं भी वही घमंड करूँगा, क्योंकि अब मैंने भी दिल्ली में एक बड़ा सा घर ले लिया है और उसे भाड़े पर चढ़ाऊंगा। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे मरने के बाद ये सब तुम लोगों का होगा। मैं सब कुछ एक वृद्धाश्रम या संस्था को दान करके जाऊंगा, पर तुम्हारी जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये कहकर मुस्कुराते हुए अनिल जी वहां से चले गए। सुमित को अनिल जी पर बहुत गुस्सा आता है कि पापा ने उसका ऐसा इस्तेमाल किया और बदले में उसे ठेंगा दिखाकर वहां से चले गए। इसीलिए उसने एक योजना बनाई और उसने आरती से कहा, मैं इस बूढ़े को इसकी असली औकात दिखाकर ही रहूंगा। बहुत घमंड हो गया है ना इसे अपने पैसों का। मैं भी देखता हूँ किसे दान करेंगे ये अपनी प्रॉपर्टी। इनका सब कुछ तो मेरा ही होगा और सिर्फ मेरा। आप जाओ पापा, मैं आता हूँ पीछे से आपको सबक सिखाने के लिए। उसके बाद सुमित कुछ टपोरियों को पैसे देकर बनारस वाले मकान में आग लगवा देता है और वो अनिल जी के घर के अंदर जाने के बाद ही ये सब करवाता है। इसे हादसा बताकर सुमित कुछ रोना धोना करता है। और आज अनिल जी का श्राद्ध कर रहा था बनारस के गंगा घाट पर। तभी उसे एक ब्राह्मण के रूप में अनिल जी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो डरकर खड़ा हो जाता है। पापा आप? सुमित ने चौंक कर कहा। हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा बेटा, मुझे मारकर मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम हथिया लोगे? अनिल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर पापा आप जिंदा कैसे हो? अब समझा, कोई बहरूपीय होना जो पापा के पैसों पर कब्जा करने आए, पर जो अपने पिता को जिंदा जला सकता है। तो तुम जैसे ऐरे गहरे बहरूपियों का क्या ही मजाल। अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से, वरना। सुमित ने कहा। वरना क्या बेटा, मैं तो उस दिन इस घर में था ही नहीं। मैं तो उस दिन अपने दिल्ली वाले घर पर ही रुक गया था। तेरे वहां से निकलने के बाद मैं बीमार पड़ गया तो हफ्ते भर मैं वहीं था और तभी पता चला यहाँ आग लग गई। मुझे तो यकीन था ये काम तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, पर बेटा तेरा शुक्रिया जो उस घर को तूने आग लगा दी। शूटिंग वालों ने घर का इंश्योरेंस करवा दिया था कि अगर कभी घर को कोई नुकसान पहुंचे तो उसका खर्चा वो लोग देंगे। अब वही इंश्योरेंस उस मकान को नया रूप देगा और मेरे घर की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर अफसोस, तुझे कोई फायदा नहीं होगा। अनिल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन आप नहीं मरे तो क्या हुआ पापा, आज मरेंगे और आज तो सीधा आपको गंगा में ही बहा दूंगा, क्योंकि आप मर तो पहले ही गए थे दुनिया वालों के लिए, आज मेरे लिए भी मर जाएंगे। ये कहकर सुमित ने अनिल जी को मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अरे आप लोग इस ढोंगी को पकड़िए ना, जो मेरे पापा बनकर मुझे लूटना चाहते हैं, सुमित ने अपनी नौटंकी करते हुए कहा। कोई फायदा नहीं बेटा, तुम्हारा कबूलनामा है इनके पास, झूठ सच अब सभी को पता है। जाओ अब जेल में बैठकर अपने ही रिहा होने की दुआएं मांगना। हाँ, वो दुआ कबूल होगी या नहीं ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर पुलिस सुमित को गिरफ्तार करके ले जाती है और पिता को मारने के जुर्म में 7 साल की सजा दिलवाई अनिल जी ने अपने बेटे को। पिता का ऐसा कठोर फैसला सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब लोग अनिल जी से कहते हैं कि कोई पिता अपने सगे बेटे के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है। तो अनिल जी बोले, अगर एक बेटा अपने पिता की जान लेने की कोशिश कर सकता है तो पिता भी कठोर हो सकता है। अनिल जी भरी अदालत में सभी से विनती करते हैं कि मैं अपने हम उम्र के सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बच्चों की जातियों को बर्दाश्त कर रहे हैं तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर हम खून पसीना बहा करके बच्चे को समाज में जीने के काबिल बना सकते हैं तो वक्त आने पर उन्हें आईना भी दिखा सकते हैं। अनिल जी की ये बातें सुनकर पूरी अदालत उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाती है। खुद जज साहब भी उनको साक्षात प्रणाम करते हैं और बाहर अदालत से निकलते ही पूरी मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। उनकी बहू बार बार उनसे माफ़ी मांगती रही, पर अनिल जी ने उसे माफ़ नहीं किया और वहाँ से सीधे अपने दिल्ली वाले घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले।